नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स में लेक्चर नंबर 7 की। लेक्चर नंबर 6 तक आपने इंटरफेरेंस और उससे रिलेटेड सारी चीजों को आपने स्टडी कर लिया। तो अब हम लोग आगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। बहुत ही यूनिक फेनोमेनन है, तो इसको अच्छे से समझिए, इंपॉर्टेंट भी है। द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स अराउंड द शार्प एजेस ऑफ opaque obstacles or aperture, and their encroachment in the geometrical shadow of obstacle or aperture is defined as diffraction of light। मतलब क्या हुआ इसका कि देखिए, नॉर्मली हम लोग ऐसा समझते हैं कि लाइट जो है वो हमेशा सीधी रेखा में, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, मूव करता है, ठीक है। तो काफी हद तक ये बात सही भी है। लेकिन हाइजन प्रिंसिपल के अनुसार अगर हम लोग चलें, तो यहाँ पर एक बात देखी जाती है कि जो लाइट का एक्सप्लेनेशन हम लोग देते हैं वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर मूवमेंट के हिसाब से देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीधी रेखा में जाएगा तो जरूर, लेकिन वो वेव फ्रंट जो होगा उस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, उस हिसाब से जाएगा। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलता है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जब लाइट रे किसी शार्प एज के थ्रू पास करे, किसी शार्प एज, बहुत ही छोटा सा यहाँ पर एपर्चर है, एक स्लिट है, सिंगल स्लिट है। और सिंगल स्लिट में आप जानते हैं कि छोटा सा एपर्चर होता है। तो वहां पर अगर शार्प एज के पास अगर वो जाती है, तो ओवरऑल इम्पैक्ट ये होता है कि ये आपको लाइट यहाँ पर थोड़ा सा बेंड किया हुआ दिखेगा। और ये बेंडिंग किधर होगी, तो जिधर शैडो बन रहा होता है उधर आपकी ये बेंडिंग होगी। तो मान के चलिए कि यहाँ पर जो इसका शैडो थ्योरेटिकली बनना चाहिए था, ये हमने देखिए इस तरह से लगाया, मतलब क्या हुआ, ऑब्स्टेकल हो गया इधर इधर। और ये छोटा सा अपर्चर हो गया, तो इसको अगर स्ट्रेट लाइन में जाते, तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन में बीच में ये आपका इस तरह का होना चाहिए था कि यहाँ पर कंप्लीटली इल्यूमिनेटेड होता, और फिर उसके बाद इधर कंप्लीटली डार्क होता, फुल डार्क, है ना, या फिर ज्योमेट्रिकल शैडो जिसको बोलते हैं, यहाँ से इधर ऊपर और फिर इसके सामने में यहाँ से नीचे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ ना कुछ लाइट जो होता है यहाँ पर इस रीजन में आपको ऐसा मिलेगा जो कुछ ना कुछ यहाँ पर जाएगा, मतलब कि पार्शियल डार्क आपको मिलेगा, ओके। कुछ दूर, और यहाँ भी आपको कुछ पार्शियल डार्क इस तरह से मिलेगा। तो अब ये ऐसा क्यों हुआ? अगर लाइट रे सीधी जाती तो फिर इधर जो है लाइट थोड़ी सी भी नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन अगर ये पार्शियल डार्क है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ लाइट इधर बेंड किया है। तो यही इसी तरह की फिनोमेनन, जब लाइट में किसी शार्प एज के थ्रू पास करता है, तो वहां पर जिधर शैडो होता है तो शैडो की तरफ वो इनक्रोचमेंट, मतलब कि अप्रोच हो गया एक तरह से, वो उधर अप्रोच कर जाता है। तो लाइट की इस तरह के फिनोमेनन को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो एक्चुअली में ये कोई भी वेव करेगा, चाहे साउंड वेव हो वो भी इस तरह के फिनोमेनन को शो करेगा, लाइट वेव भी शो करेगा, वाटर वेव भी अगर आप क्रिएट करते हैं तो वो भी इस तरह के फिनोमेनन को शो करता है, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन मतलब कि शार्प एज या शार्प एपर्चर के एज के अराउंड अगर आप देखोगे, तो वहां पर कोई भी वेव अपने आप को ये शो करेगा कि वो जैसे मुड़ गया, ओके, बेंड हो गया। तो यही बेंडिंग की जो फेनोमेनन होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो लाइट शो कर रहा है तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक बार फिर से देखिए, द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स कहाँ पर बेंड करता है? अराउंड द शार्प एजेस ऑफ, शार्प एज होना चाहिए, एज जो होना चाहिए काफी शार्प होना चाहिए, पतला होना चाहिए, ऑफ ओपेक ऑब्स्टेकल्स। तो यहाँ पे मैंने अपर्चर दे रखा, और अपर्चर, अपर्चर मतलब गोल हो गया जिससे टू लाइट पास करे। और ऑब्स्टेकल भी हो सकता है, अगर ऊपर से देखिए तो ये चीज क्या हो गई, इसके लिए ऑब्स्टेकल हो गई है ना। अगर यहाँ पर भी हम लोग और भी लाइट के अगर यहाँ पर देते, तो ये तो इस ऑब्स्टेकल से टकरा करके रुक जाती, ये तो पार नहीं जा सकती। तो इस तरह से हम लोग लाइट भी और भी दे सकते हैं। ये ऑब्स्टेकल हो गया। तो ये ऑब्स्टेकल के किनारे से जब लाइट रे जा रही है, तो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, सीधा ना जा करके थोड़ा बेंड हो रहा है। और बेंड किधर होना है? तो जिधर शैडो बनता है तो उधर ही बेंड होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये अंदर की तरफ बेंड नहीं होगा, ठीक है, ये इस तरह से आउटवर्ड बेंड होगा। तो जिधर शैडो बनता है उसकी तरफ ये इनक्रोचमेंट हो जाता है, मतलब कि जिधर शैडो है, ज्योमेट्रिकल शैडो जिधर बन रहा होता है उसकी तरफ ये अप्रोच करने लगता है, ठीक है। तो of obstacle or aperture out, and this phenomenon is defined as diffraction of light, ठीक है। तो यही है। तो साधारण वे में तो इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि लाइट में जब भी किसी शार्प एज के थ्रू क्रॉस करेगा, तो वहां पर एज के पास देखिएगा तो ये थोड़ा सा बेंड हो जाता है, ठीक है। तो इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके। तो यहाँ पर फिगर आपको शो किया जा रहा है,
बीम ऑफ लाइट थ्रू सिंगल स्लिट है ये, और इसके थ्रू बीम ऑफ लाइट जा रहा है, तो यहाँ पर शैडो बन रहे हैं। बाकी ये जो एज के पास से जो रे पास कर रही है, आप देख सकते हैं कि ये बेंड हो चुकी है, तो इसी की बेंडिंग फेनोमेनन को हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, so what is the necessary conditions of diffraction of waves? तो क्या नेसेसरी कंडीशन है, कोई भी वेव क्योंकि इस तरह का फेनोमेनन शो करता है तो क्या जरूरी है, तो जरूरी है यहाँ पर वेवलेंथ फैक्टर और जो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल या एपर्चर है वो दोनों कंपेरेबल होना चाहिए। तो वही लिखा हुआ है, साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल या एपर्चर मस्ट बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो जो भी वेवलेंथ होगा वेव का, और जो भी एपर्चर है यहाँ पर होल है, या फिर जो भी कहीं पर ऑब्स्टेकल होगा, ऑब्स्टेकल की जो एज है, किनारा है उसका, तो वो सब क्या होना चाहिए, वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट में कंपेरेबल होना चाहिए, थोड़ा कम ज्यादा चलेगा लेकिन ऑलमोस्ट कंपेरेबल होना चाहिए। ओके, चलिए आगे, और डिफ्रैक्शन को हम लोग और अच्छे से अगर समझते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफ्रैक्शन, तो इसके बारे में और अगर हम लोग व्याख्या करें तो वो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि एज ए रिजल्ट ऑफ डिफ्रैक्शन, जब आप इसको माइक्रोस्कोप वगैरह लगा करके देखोगे, वेरी माइन्यूटली जब आप इस पर एक्सपेरिमेंट करते हुए जब देखते हो, तो आप पाओगे कि यहाँ भी एक पैटर्न ऑब्जर्व होता है। पैटर्न, जिस तरह से इंटरफेरेंस में एक पैटर्न मिला था हमें मैक्सिमा और मिनिमा का, तो उसी तरह का एक पैटर्न यहाँ भी मैक्सिमा और मिनिमा का हमें प्राप्त होता है। लेकिन इसमें थोड़ा अंतर होता है, क्योंकि जो इनकी मैक्सिमा की इंटेंसिटी होती है, दे आर अनइक्वल इंटेंसिटीज। इंटरफेरेंस के केस में जो मैक्सिमा बनते थे या जो मिनिमा बनते थे, उनकी इंटेंसिटी आपस में बराबर होती थी। लेकिन इस केस में यहाँ पर जो मैक्सिमा मिनिमा बनेंगे, उनकी इंटेंसिटीज लगातार जो है वो घटती जाती है, सेंटर पे सबसे ज्यादा होती है, और फिर सेंटर से आप दूर जैसे से जाएंगे तो इंटेंसिटी काफी कम होती जाती है मैक्सिमा और मिनिमा की, बट पैटर्न तो मिलता है। एंड दैट डिफ्रैक्शन पैटर्न इज द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिंग ऑफ वेव्स फ्रॉम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस। यहाँ पर अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें कि डिफ्रैक्शन पैटर्न कहाँ से आया, किसके सुपरपोजिशन से आया, तो यहाँ पर हमें सुपरपोजिशन करना पड़ता है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव फ्रॉम infinite number of coherent sources on the same wave front, on the same wave front। ठीक है, एक ही वेव फ्रंट पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज जो होते हैं सेकेंडरी सोर्सेज, वो उसके उससे जो भी आपकी रेज आ रही है, वो लोग आपस में सुपर इम्पोज हो रहे हैं और उसके बाद इस तरह के पैटर्न को फॉर्म करते हैं। आफ्टर द वेव फ्रंट हैज बीन डिस्टॉर्टेड बाय द ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल के द्वारा जब वो वेव फ्रंट डिस्टॉर्ट हो जाता है, तब उसके बाद इस तरह के फिनोमेनन ऑब्जर्व होते हैं। मतलब क्या कहने का हुआ वेव फ्रंट के बारे में, तो यहाँ पर आप सुनिए। ठीक है, उसमें क्या होगा, जैसे देखिए ये लाइट रे इस तरह से सीधी पैरेलल आ रही है, तो यहाँ पर वेव फ्रंट जो होगा वो लाइट रे से परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर एक प्लानर वेव फ्रंट की बात हम लोग करते हैं, तो इस तरह से ये प्लानर वेव फ्रंट चलेगा, रोड से आ रहा है, कहीं रखा हुआ होगा, और वहां से प्लानर वेव फ्रंट इस तरह से आ रहा है। जब इस वेव का वेवलेंथ और ये जो अपर्चर है फुल है, इसका वेवलेंथ जब कंपेरेबल होगा, तो फिर क्या होगा, ये वेव फ्रंट अब अपने शेप को चेंज कर देगा, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। वो जब यहाँ पर पास करेगा तो इस तरह से पॉइंट सोर्स के वेव फ्रंट, मतलब स्फेरिकल वेव फ्रंट का फॉर्म यहाँ पर भी इस तरह से पकड़। ठीक है, तो हाइजेंस प्रिंसिपल के अनुसार, जैसा कि आप जानते हैं कि जो लाइट वेव है वो भी इसी तरह से वेव फ्रंट को फॉलो करता है। तो यही बात होगी। अब सेकेंडरी सोर्सेज का मतलब हो गया, जैसे कि अब यहाँ पर जो भी आपका बिल्कुल करीब वाला एक वेव फ्रंट जो आया इस तरह से, तो यहाँ पर जो भी बहुत सारे सोर्सेज थे, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज होते हैं, तो इन्होंने सेकेंडरी वेव फ्रंट्स को यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं इस तरह से कुछ, है ना। और फिर ये अपने आगे वो प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो अपने आगे प्रोड्यूस करते हैं, और उस सब पर जो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं, और उसी टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो है आपका ये सब रे जाता है, तो जो टेंजेंट ड्रॉ होता है वही जाता है फ्रंट। तो ये क्या हो गया, इधर से जो आ रहा था ये हो गया प्लानर वेव फ्रंट। हमेशा याद रखिएगा कि ये जो वेव फ्रंट्स होते हैं, इनके परपेंडिकुलर ही रे का डायरेक्शन हो सकता है। ठीक है, और ये यहाँ पर क्योंकि ये यहाँ बेंड किया है, बेंडिंग का एक्सप्लेनेशन आप इस तरह से दे सकते हैं, दैट इज डिस्टॉर्शन ऑफ वेव फ्रंट। ओके, तो ये डिस्टॉर्शन तभी होगा जब वेवलेंथ लैम्डा और ये अपर्चर का जो साइज होगा वो कंपेरेबल, या ऑब्स्टेकल ही कोई है तो उनका भी साइज
ये यहाँ बदल दिया किसमें, स्फेरिकल वेव फ्रंट में। ठीक है बच्चों, तो यही इसका मतलब हुआ आफ्टर द वेव फ्रंट हैज बीन डिस्टॉर्टेड बाय द ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल के द्वारा जो वेव फ्रंट है हमारा वो क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, वो प्लैनेट से कैसा बन गया, स्फेरिकल बन गया। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि यहीं पर जो बहुत सारे आपको सोर्सेस हैं, करोड़ों की संख्या में होंगे, ये सभी लोग जो इस तरह से डिस्टॉर्ट हो गए और फिर यहाँ पर सेकेंड, तो यही एक ही सिंगल वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकेंड आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो होंगे ये भी कोहेरेंट होंगे, और इनसे जो भी लाइट रे अब जा रही है आगे को, तो वो सब आपस में इंटरफेयर करेगी, और फिर इंटरफेयर करती है तो पैटर्न बनता है। तो सबके सब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज यहाँ पर मौजूद है, तो इंटरफेरेंस की तरह पैटर्न नहीं बनेगा, उससे कुछ अलग हट करके आपको पैटर्न मिलेगा। मतलब मैक्सिमम मिनिमा मिलेंगे जरूर, और उसमें मैक्सिमम मिनिमा की जो इंटेंसिटी होगी वो अनइक्वल इंटेंसिटीज यहाँ पर आपको प्राप्त होगी। ओके, तो अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न कब होता है, तो आप जवाब में ये ऑप्शन देखेंगे, सुपरपोजिंग ऑफ वेव्स फ्रॉम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज ऑन द सेम वेव फ्रंट। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए, और वो कहाँ होने चाहिए, तो सेम वेव फ्रंट पर होने चाहिए। तो वाईडीएससी में या फिर इंटरफेरेंस पैटर्न में वो अलग अलग वेव फ्रंट पर मौजूद हो सकते थे, और उसके थ्रू जो है आपका इंटरफेरेंस वहाँ ऑब्जर्व होता था। लेकिन यहाँ पर सेम वेव फ्रंट के ऊपर आपको सोर्सेज मौजूद रहेंगे, और इन्हीं के द्वारा फिर जो आगे लाइट एडवांस करेगा तो उनके बीच में इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, और पर्दे पर हमें पैटर्न दिखाई देगा, उस पैटर्न की बात बाद में करेंगे। तो ये चीज आप समझ गए। तो पहली बात एक बार फिर से दोहरा दूं कि डिफ्रैक्शन हो, ये इसके लिए जरूरी है कि वेव फ्रंट जो है वो बदले, चेंज हो, और उसके लिए साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल या अपर्चर मस्ट बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव। ओके, और डिफ्रैक्शन जो है इसमें भी एक पैटर्न बनता है, मैक्सिमम मिनिमा यहाँ भी ऑब्जर्व होता है, लेकिन ये मैक्सिमम मिनिमा अलग अलग इंटेंसिटीज के होते हैं। और diffraction pattern is result of superposition of waves of infinite number of coherent sources present on same wavefront। ये ध्यान रखने की बात है, and this happens when after the wavefront has been distorted by the obstacle। ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ डिफ्रैक्शन को देखते हैं। डिफ्रैक्शन के फिनोमेना को हम लोग रियल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कहाँ कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो देखिए आप, when an intense source of light, जैसे डायरेक्ट आप सन को देख लीजिए, अगर कभी, वैसे डायरेक्ट देखना नहीं चाहिए, लेकिन कभी बचपन में अगर आपने इस तरह का कुछ प्रयास किया होगा, तो आंखों को बंद करते हुए एकदम थोड़ा सा आंखों को खोलिए, तो आंखों की ये जो आईलिड्स होती है आगे में, ये एकदम छोटी छोटी, इसके थ्रू जब आप देखने का प्रयास करेंगे तो आपको कुछ कलर दिखाई देगा वहां पर। तो when an intense source of light is viewed with the partially opened eye, तो colors are observed in the light, है ना, कलर्स आर ऑब्जर्व, क्योंकि आंखों की जो ये पिपल्स होती हैं, ये आईलिड्स होती है यहाँ पर, ये आईलिड्स एक तरह से डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग का काम करती है, छोटे 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 स्लिट्स लगातार बने हुए होते हैं, और उनसे जब लाइट जा रही है तो कुछ इसी तरह के फिनोमेनन को ऑब्जर्व कर रही है, और वहाँ एक पैटर्न दिखता है जिसमें कलर आपको ऑब्जर्व हो जाता है। कलर का ऑब्जर्व होना मतलब कि डिफ्रेक्शन हो रहा है, वहां पर पैटर्न बन रहा है। उसके बाद साउंड जो आप देखते हैं, तो साउंड जो होता है प्रोड्यूस्ड इन वन रूम, एक रूम में अगर आप बात करते हैं, तो दैट कैन बी हर्ड इन द नियर बाय रूम में भी वो आवाज चली जाती है, एंड दिस इज आल्सो ड्यू टू दिस डिफ्रैक्शन फेनोमेनन। क्योंकि क्या होता है कि साउंड का जो वेवलेंथ होता है, वो रोजमर्रा की जो ऑब्स्टेकल होती है, आपके सामने जो भी घर में आप बोतल देख रहे हैं, घर में दरवाजा बंद कर दीजिए तो भी थोड़ी सी ओपनिंग आपको रहेगी, है ना, फुल्ली क्लोज तो होता नहीं है, तो भी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की ओपनिंग आप वहां पर देख सकते हैं। और भी तरह तरह के ऑब्स्टेकल्स आपको मिल जाएंगे, या अपर्चर मिल जाएंगे जो साउंड के वेवलेंथ के आसपास होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, साउंड हाईली डिफ्रेक्टेड होता है, मतलब कि वो बहुत अच्छी तरह से डिफ्रेक्ट हो सकता है, मुड़ सकता है, तो किनारों के पास बिना इससे संपर्क किए वो बैंड हो सकता है, और बैंड होगा तो फिर यहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और ना ही कोई रिफ्लेक्शन वगैरह हो रहा है, तो सारी एनर्जी बैंड होकर के आगे ट्रांसफर हो जाती है। तो इसलिए आप एक कमरे में अगर कुछ बोलते हो तो वो बगल वाले कमरे में आवाज जा सकती है ना, ड्यू टू दिस फेनोमेनन डिफ्रैक्शन। साउंड जो होता है, क्योंकि रोजमर्रा की जो भी आप चीजें देखते हैं आसपास आपके घर
में जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो ओपनिंग्स हैं, तो वो सब का जो अप्रोक्सीमेट साइज होता है वो साउंड के वेवलेंथ के कंपैरेबल होता है। और आपने पढ़ा है कि जितना ज्यादा साइज ऑफ ऑब्स्टिकल या अपर्चर वो कंपैरेबल होगा वेवलेंथ के, तो वो उतना ज्यादा डिफ्रैक्शन को शो करेगा। इसीलिए हम लोग नॉर्मल वे में ये समझते हैं कि साउंड का डिफ्रैक्शन ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू लाइट, क्योंकि लाइट का जो वेवलेंथ होता है बहुत कम होता है, और उस रेशियो में हमें ऑब्स्टिकल या अपर्चर उतना दिखाई नहीं देता अपने एक रोजमर्रा की चीजों में, लैब में ही हम लोग करके देखते हैं। तो इसीलिए उसका नॉर्मली आप लाइट के डिफ्रैक्शन को अनुभव नहीं करते, फील नहीं करते। लेकिन फिर भी अगर इस तरह के कुछ केसेस को अगर आप करें कि इंटेंस सोर्स ऑफ लाइट को आप देखें पार्सली ओपन आई से, तो कुछ कलर आपको वहां पर भी ऑब्जर्व हो जाएगा। ओके। appearance of a shining circle around the section of sun just before sunrise, सनराइज से ठीक पहले या फिर सनसेट के ठीक बाद, अगर आप अप्रोप्रिएट माहौल देखिएगा, मतलब उस तरह का अगर नेचर में कुछ बना रखा है, तो appearance ऑफ शाइनिंग सर्कल आपको एक दिखाई देगा, एक सर्कल टाइप से वो चमकता हुआ ठीक सनराइज से पहले आपको लगेगा आकाश में कुछ कलर जैसा एक सर्कुलर बन रहा है। तो दिस phenomenon is also due to diffraction of light, वहाँ पर जो इस तरह के phenomenon होते हैं। और colored spectrum is observed if a light source at far distance is seen through a thin cloth। तो far distance कहीं दूर से अगर लाइट आ रही है, उसको एक थिन क्लॉथ, पतला कोई कपड़ा लीजिए, और उस कपड़े में जैसे वही बात होती है कि छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, उन ओपनिंग्स के थ्रू देखते हैं तो कई बार हमें वहाँ भी कलर ऑब्जर्व हो जाता है। तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है ना, तो वहाँ हम लोग कलर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। बाकी तो लैब में इसको अच्छे से मतलब कि ऑब्जर्व किया जा सकता है इस तरह के phenomenon को। बट मोटा मोटा अगर समझने को देखा जाए इन जनरल में, तो उसका बेसिक फंडा यही है कि लाइट रे का एज के आसपास बैंड हो जाना, और वो एज जो होगा काफी शार्प एज होना चाहिए। शार्प एज का मतलब हो जाता है लाइट की वेवलेंथ और जो शार्प एज है उसका साइज वगैरह या ऑब्स्टेकल का साइज ये कंपेरेबल है। कंपेरेबल है तो इस तरह के डिफ्रैक्शन पैटर्न को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसमें लाइट रे बैंड होती हुई लगती है किधर, तो जिधर ज्योमेट्रिकल शैडो बन रहा था उस तरफ। तो इसी तरह के फिनोमिना को हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इस तरह की बेंडिंग को जब हम लोग माइक्रोस्कोप से यहाँ स्क्रीन पर ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारी लाइटें यहाँ देख सकते हैं कि जो वेव फ्रंट है वो डिस्टॉर्ट हुआ है, जो प्लानर है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट हुआ है। और इसके ऊपर जिस बहुत सारे जो सेकेंडरी सोर्सेस हैं, सारे सोर्सेस जो होंगे वो कोहेरेंट हो जाएंगे, और इन्हीं सोर्सेस सभी से लाइट को आगे एडवांस होना है, तो यही सब आपस में सुपर इम्पोज होते रहते हैं, और सुपर इम्पोज होकर इंटरफ्रेंस पैटर्न बनाएंगे। तो बहुत सारा इंटरफ्रेंस पैटर्न बनता है जो एक दूसरे को ओवरलैप करके एक नया पैटर्न, जिसको हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न कह सकते हैं, तो वो डिफ्रैक्शन पैटर्न को शो करता है। ठीक है। तो आइए उस डिफ्रैक्शन पैटर्न को और डिटेल में आगे जानते हैं और समझते हैं। आइए बच्चों, अब हम आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन के बारे में। तो दो तरह के डिफ्रैक्शन आपको होते हैं, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और दूसरा होता है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या करता है, इट इन्वॉल्व स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, ये सब याद रखिएगा बच्चों, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछता रहता है। तो इट इन्वॉल्व स्फेरिकल वेव फ्रंट्स सो दैट द सोर्स एंड द screen at which the diffraction pattern is observed are to be at a finite distance from the diffracting obstacle। डिफ्रैक्टिंग ऑब्स्टेकल जो भी होगा, जैसे कि सिंगल स्लिट का हम लोग बात करते हैं, तो वहां से एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रहेगा कौन, सोर्स भी रहेगा और कौन रहेगा, स्क्रीन भी रहेगा। तो सोर्स और स्क्रीन जो भी है वो ऑब्स्टेकल या ओपनिंग वहां से एक फाइनाइट डिस्टेंस पर होगा, मतलब कम कम दूरी पर होगा। और इस वजह से क्या होगा कि सोर्स से आने वाली जो वेव फ्रंट्स हैं वो आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आपको यहाँ पर यूज होगा, और स्लिट से पास करने पर भी वो स्फेरिकल ही होगा, और फिर सामने स्क्रीन पर आपको एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न दिखाई देगा, है ना। तो वही है आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो लेकिन फ्रॉनहोफर में क्या है, तो फ्रैक्शनल में तो यही हो गया कि स्क्रीन को और सोर्स को आपको ऑब्स्टेकल के आसपास ही रखना है, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखना है, ज्यादा दूर पर नहीं रखना है। ठीक है। तो इट इन्वॉल्व स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, और इसकी वजह से पास रहने की वजह से ये स्फेरिकल वेव फ्रंट को इन्वॉल्व करता है, सो दैट द source and the screen at which the diffraction observer are to be at a finite distance from the diffraction obstacle। So finite distance को यहाँ पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में फाइनाइट डिस्टेंस पर रहेगा कौन, स्क्रीन भी और सोर्स भी। लेकिन फ्रॉनहोफर में ऐसा नहीं होगा। फ्रॉनहोफर में ये सोर्स और स्क्रीन
लार्ज डिस्टेंस पर होंगे, काफी ज्यादा दूरी पर होंगे, और उस वजह से दूरी जब अधिक होती है तो फिर वेव फ्रंट्स जो होते हैं वो पैरेलल आ जाते हैं, मतलब प्लानर बन जाते हैं और पैरेलल भी हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्लानर हो जाते हैं इस तरह से। यहाँ जैसे वो स्फेरिकल थे तो वो प्लानर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इट इन्वॉल्व्स प्लानर वेव फ्रंट्स, प्लानर वेव फ्रंट इन्वॉल्वमेंट होती है। तो फ्रेसनेल डिफ्रैक्शन में दो चीजें अंडरलाइन करनी चाहिए, स्फेरिकल वेव फ्रंट और फाइनाइट डिस्टेंस। और यहाँ पर प्लानर वेव फ्रंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है, और काफी लार्ज डिस्टेंस को अंडरलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज हो गया, इट इन्वॉल्व प्लानर वेव फ्रंट्स व्हिच मींस द सोर्सेज एंड द स्क्रीन एट विच द डिफ्रेक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड। सोर्स स्क्रीन पर हम लोग क्या करते हैं, तो डिफ्रेक्शन पैटर्न को ही ऑब्जर्व करते हैं, आर टू बी एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग ऑब्स्टिकल। डिफ्रैक्टिंग ऑब्स्टिकल जो यहाँ पर ओपनिंग का यहाँ पर काम कर रहा है, hence practically a convex lens is used। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस लेंगे तो इंटेंसिटी एकदम खत्म हो जाएगी। तो फिर करते क्या है हम लोग, एक कॉन्वेक्स लेंस को यहाँ पे प्रैक्टिकली यूज कर लेते हैं, जो क्या करता है कि अगर इस तरफ से डाइवर्जिंग रेज जा भी रही है तो उसको वो ऑलमोस्ट पैरेलल रेज में कन्वर्ट कर देता है। वेव फ्रंट के टर्म में अगर बात करिएगा तो स्फेरिकल वेव फ्रंट को प्लानर वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से जो दूर से आपकी प्लानर वेव फ्रंट आ भी रही है तो वो अगर एक डायरेक्ट भी आप उसको जाने देंगे अगर, तो मान लो कि ये एपर्चर तो बहुत छोटा है तो ये फिर स्फेरिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्फेरिकल कंपोनेंट को हटाने के लिए फिर से प्लानर चाहिए हमको, तो प्लानर के लिए एक लेंस, कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे और उसके बाद फिर उधर प्लानर आ जाएगा। क्योंकि आप इसके नॉर्मली इसके फोकस पर जैसे होता है ना कि फोकस पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को रखिएगा, वहां से ले जा रही है तो फिर वो पैरेलल निकल जाती है। तो पैरेलल अगर ये जाएगी ऑलमोस्ट तो फिर ये क्या होंगे, प्लानर वेव फ्रंट्स आपको मिल जाएंगे। और यही वेव फ्रंट जो है आज इसके वेव फ्रंट के ऊपर जो सेकेंडरी सोर्सेज बहुत सारे होंगे और उनका आपस में इंटरफेरेंस होगा, तो आपको सामने एक पैटर्न दिखाई देगा जिसको आप इंटरफेरेंस पैटर्न कहेंगे, जिसमें कि सेंट्रल मैक्सिमा काफी ज्यादा इंटेंसिटी लिए हुए होगा और उसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमास की इंटेंसिटी काफी कम हो जाएगी एंड सो ऑन इस तरह से। और डार्क और ब्राइट इस तरह से आपको दिखाई देगा, जो इंटेंसिटीज उनमें लगातार बहुत ही कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह का एनालिसिस हम लोग करेंगे। और सिलेबस को भी अगर ध्यान में रखा जाए तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ही आपको सिलेबस में पढ़ना है। फ्रेसनेल डिफ्लेक्शन फ्रेसनेल डिफ्रैक्शन जो है वो हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, उसे हमें नहीं पढ़ना है। यहाँ पर जो आएगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप के सिचुएशन को होल्ड करता है, तो इसे तो नहीं पढ़ना, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को पढ़ना है। और अगर आप ध्यान से देखिएगा तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन इज द स्पेशल केस ऑफ फ्रेसनेल डिफ्लेक्शन, फ्रेसनेल डिफ्रैक्शन। क्योंकि प्रैक्टिकली अगर सोर्स नजदीक में है तो फिर हमें तो यहाँ फाइनली क्या चाहिए, प्लानर वेव फ्रंट चाहिए। तो हम लोग उसको किसी ना किसी तरीके से, जैसे यहाँ पे लेंस को यूज कर दिया और फिर हम लोगों ने प्लानर वेव फ्रंट यहाँ पे बना लिया। तो कहने का मतलब हुआ कि स्फेरिकल वेव फ्रंट को ही प्लानर का शेप दे दिया जाता है। तो ये स्पेशल केस हो गया, स्पेशल केस ऑफ फ्रेसनेल डिफ्रैक्शन। और इसी के बारे में हमें फिर डिटेल में अब आगे जानना है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, लाइट सोर्स आ रही थी तो इसके जो हो गए इस तरह से प्लानर वेव फ्रंट्स हो गए। और ये स्लिट से पास करने के बाद फिर से वेव फ्रंट अपना शेप चेंज करेगा, लेकिन फिर लेंस लगा देंगे। अब ये देखिए, अगर आप लेंस नहीं लगाते हो तो फिर इसको बहुत दूर स्क्रीन को लेकर के जाना पड़ेगा। स्क्रीन को बहुत दूर लेके जाएंगे तब फिर क्या होगा कि जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स है वो अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो वो भी प्लानर की तरह बिहेव करेगा। और फिर उसके बाद जो पैटर्न आपको दिखेगा तो उसे आप फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कह सकते हैं। और सिलेबस में आपको यही वाला पढ़ना है। तो आइए फिर आपको हम लोग आगे देखते हैं। आइए बच्चों अब डिटेल में जानते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू ए सिंगल नैरो स्लिट। ठीक है, यही आपको सिलेबस में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर आपको इससे क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाया करते हैं। ध्यान से समझिएगा। इन दिस केस प्लेन वेव फ्रंट्स आर इंसिडेंट ऑन द स्लिट्स। जैसा कि हमने पढ़ा था फ्रॉनहोफर के केस में प्लेन वेव फ्रंट्स इंसिडेंट होते हैं which forms a diffraction pattern on the screen as follows। तो एक प्लेन वेव फ्रंट आप इस तरह से देख सकते हैं, है ना, मतलब कि पैरेलल लाइन इस तरह से आएगी और इसके जो फ्रंट्स होंगे वो प्लानर होंगे, वो आ रहा है। और सिंगल स्लिट पर ये इंसिडेंट होगा। स्लिट की जो विड्थ है वो हमने ये मान लिया, ए इज द विड्थ ऑफ द स्लिट। ओके, और अकॉर्डिंग टू हेजन प्रिंसिपल वो कहता है कि each portion of the slit acts as a source of light wave। ओके, स्लिट का जो एक पोर्शन है जहां पर ये वेव फ्रंट आएंगे तो वेव फ्रंट का हर हिस्सा, हर पॉइंट पर, हर पोजीशन पर बहुत सारे सोर्सेस ऑफ लाइट होंगे। वही बोलता है कि इस पोर्शन ऑफ द स्लेट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ लाइट वेव।
छोटा सा सेक्शन लोगे, छोटा सा सेक्शन लोगे, छोटा सा सेक्शन लोगे स्लिट का, तो वो सभी लाइट वेव की तरह ही, लाइट सोर्स की तरह सभी के सभी बिहेव करेंगे। ओके। और वन पार्ट ऑफ द स्लिट जो होगा वो दूसरे पार्ट ऑफ द स्लिट, जो सभी कोहेरेंट है तो उनके साथ क्या होगा, इंटरफेयर कर जाएगा। वही बात हाइजिन के अनुसार, each portion of the slit acts as a source of light waves, hence light from one portion of the slit can interfere with light from another portion। तो यही रीजन दिया जाता है डिफ्रैक्शन के लिए कि स्लिट के एक रीजन में जो लाइट का सोर्स है, स्लिट के दूसरे रीजन में जो लाइट का सोर्स है, उनके बीच में इंटरफेरेंस होता है और उसकी वजह से ही हमें पैटर्न दिखता है। और क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज हैं, इसीलिए ये पैटर्न डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस वाले पैटर्न से अलग हो जाता है और इसको जो नाम देते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न नाम। तो इसमें क्या हमें ऑब्जर्व होना है, ये ध्यान से देखिए। एक सेंट्रल ब्राइट जो मिलेगा जो बहुत बड़ा होगा, इसकी इंटेंसिटी अगर आई नॉट हम लोग मान लें तो आई नॉट काफी ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा में आप देख सकते हैं 22.5 टाइम्स डिक्रीज हो गया है। ठीक है, तो ये सब भी काफी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, इसके फॉर्मूले आगे बताएंगे आपको, लेकिन वो सब एक्सपेरिमेंटल भी है, इसीलिए इसको डायरेक्टली याद रखने की कोशिश करिए कि अगर सेंट्रल वाला का इंटेंसिटी आई नॉट है तो जो सेकेंडरी मैक्सिमा आपका बन रहा है वो 22.5 टाइम्स कम हो जा रहा है। इंटरफेरेंस पैटर्न जब बनता था तो उसमें सेकेंडरी मैक्सिमा की भी इंटेंसिटी उतनी होती थी जितनी प्राइमरी या सेंट्रल की होती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। नेक्स्ट जो उसके बाद आपको सेकेंडरी मैक्सिमा उसके बाद का मिलेगा, वो देखिए 62.5 टाइम्स आपका इससे कम हो गया है ना। तो इस तरह से बहुत तेजी से वो डिक्रीज कर जाएगा। तो सिर्फ सेंट्रल ब्राइट ही होता है जो सब बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, बाद में उसकी जो ब्राइटनेस होती है मैक्सिमा की वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। जैसा ऊपर पैटर्न होगा वैसा ही नीचे भी होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब यहाँ रहा डिस्टेंस का और कुछ इक्वेशंस का। तो इन जनरल जैसे ए इज द विड्थ ऑफ द सिंगल स्लिट जैसा गिवन है यहाँ पे, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिनिमा, यहाँ पर जो कैलकुलेशन किया जाता है वो मिनिमा के लिए ही कैलकुलेशन किया जाता है। मान लेंगे कि सेंटर पॉइंट से स्लिट के सेंट्रल पॉइंट से थीटा एंगुलर पोजीशन पर यहाँ पर मिनिमा बन गया। तो इसमें जो है डिफरेंट टाइप के लॉजिक को लगा करके, मतलब स्लिट को बांट दिया जाता है तो बराबर भाग में, और उसके हिसाब से फिर लॉजिक करके उसके बीच में पाथ डिफरेंस निकाल करके, और ये वहाँ पर ये जस्ट एक तरह से लॉजिकल प्रूफ दिया जाता है कि आपका इस जगह पर ये रिलेशन फॉलो करेगा, साइन थीटा लैम्डा बाय ए फॉलो करेगा। ठीक है। और उसी तरह से अगर आप एंगल को और बढ़ाते हो, ऊपर के पोजीशन पे ले जाते हो जहाँ सेकंड मिनिमा यहाँ पर बनेगा, तो उसके लिए साइन थीटा जो होगा वो फॉलो कर जाएगा 2 लैम्डा बाई ए इस तरह से। और उसके लिए स्लिट को जो है फिर यहाँ पर 4 बराबर भाग में बांटना होगा। इसी तरह से कभी स्लिट को 6 बराबर भाग में बांट देते हैं, तो फिर कभी 8 बराबर भाग में बांट देते हैं। इस तरह से एक लॉजिकल प्रूफ बनाया गया है जिसका ओवरऑल रिजल्ट क्या है, ओवरऑल रिजल्ट ये है। ठीक है। तो इसीलिए इसको बस ऐसे ही याद रखना पड़ेगा कि फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर मिनिमा इन दिस डिफ्रैक्शन पैटर्न, आपको याद रखना होगा साइन थीटा इक्वल टू एम टाइम्स लेमडा बाई ए, जहाँ एम इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरह से चलेगा, क्योंकि सेंटर पर तो ब्राइट रहेगा लेकिन उसके बाद मिनिमा एग्जिस्ट करेगी, तो फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, तो इन सब के लिए आप एंगुलर पोजीशन साइन थीटा के रूप में आप यहाँ पर लिख सकते हो एम टाइम्स लेमडा बाई ए। अगर फर्स्ट मिनिमा की बात करेंगे तो m1 आएगा, तो साइन थीटा लेमडा बाई ए हो गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा लेमडा बाई ए। जब आप सेकंड मैक्स मिनिमा की बात करेंगे तो यहाँ पर m की वैल्यू 2 रखेंगे तो साइन थीटा 2 लेमडा बाई ए हो जाएगा, तो साइन थीटा 2 लेमडा बाई ए हो जाएगा, और जैसा ऊपर पैटर्न आएगा वैसा ही नीचे आएगा। काफी लोग यहाँ पे माइनस लगा के भी लिखते हैं तो वो माइनस नीचे वाले के लिए होता है, बट हम लोग सिमेट्रिकल लिखते हैं तो जैसा ऊपर वैसा नीचे। तो इसमें समझने वाली और याद रखने वाली बात क्या है, तो क्लियरली इन दिस डिफ्रैक्शन पैटर्न आप ऑब्जर्व करते हो ए ब्रॉड सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्जर्व फॉलोड बाय मच वीकर ब्राइट फ्रिंजेस अल्टरनेटिंग विद डार्क फ्रिंजेस। देख सकते हैं आप डार्क और ब्राइट के साथ ये अल्टरनेटिवली चला आ रहा है, लेकिन जो सेंट्रल वाला है वो मच मोर ब्राइटर है विद रिस्पेक्ट टू अदर वंस। ओके। उसके बाद इच ब्राइट फ्रिंज पीक लाइज अप्रोक्सीमेटली हाफ वे बिटवीन इट्स डार्क फ्रिंज मिनिमा। तो अप्रोक्सीमेटली ऐसा देखा जाता है कि जो मिनिमा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे y1 बना है, यहाँ y2, इनके बीच का जो डिस्टेंस हो रहा है अप्रोक्सीमेटली, बीच में एकदम जाइएगा तो वहां पर आपको मैक्सिमा मिल रहा है। ठीक है, सेकेंडरी मैक्सिमा जैसे इसका यहाँ पे सेंट्रल बना, तो फर्स्ट मैक्सिमा जो यहाँ मिल रहा है
वो इन दोनों डार्क के अप्रोक्सीमेटली बीच में मिल रहा है, तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन करके ही निकालेंगे। जैसे अगर आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ दे, यहाँ पे क्वेश्चन में आके पूछ दे कि फर्स्ट मैक्सिमा का पोजीशन बताइए, तो ये हमारा सेंट्रल राइट हो गया है ना। या इसको हम प्राइमरी प्राइमरी मैक्सिमा बोलते हैं और इसको सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं। या फिर ये सेंट्रल राइट हो गया और यहाँ पे फर्स्ट राइट हो गया। तो फर्स्ट राइट का पोजीशन बताइए। तो फर्स्ट राइट के लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला है नहीं हमारे पास, तो हमारे पास फार्मूला जो है वो किसके लिए है, तो डार्क के लिए है, मतलब मिनिमा के लिए। और अगर मिनिमा के लिए फार्मूला है तो हम लोग करेंगे क्या कि अगर आपसे फर्स्ट ब्राइट का क्वेश्चन पूछा गया तो फर्स्ट ब्राइट एग्जिस्ट कहाँ करेगा, तो फर्स्ट डार्क और सेकंड डार्क के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो फर्स्ट डार्क का पोजीशन निकालेंगे, सेकंड डार्क का पोजीशन निकालेंगे और उन दोनों का एवरेज ले लेंगे, मतलब y1 प्लस y2 करेंगे, तब जाके यहाँ का पोजीशन आएगा, तो फिर उसको हम लोग जवाब में लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल लिया था। डायरेक्ट मैक्सिमा के लिए फॉर्मूला यहाँ पे डिफ्रेक्शन पैटर्न में नहीं मिलता है, ये याद रखने की बात। सो इसीलिए लिखा गया है कि इच ब्राइट फ्रिंज पीक लाइज अप्रोक्सीमेटली हाफ वे बिटवीन इट डार्क फ्रिंज मिनिमा। दो डार्क फ्रिंज मिनिमा के अप्रोक्सीमेटली बीच में करस्पॉन्डिंग ब्राइट लाइट करें। नेक्स्ट, सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा इज ट्वाइस एज वाइड एज द सेकेंडरी मैक्सिमा। ये जो सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा आप देख रहे हो, इसकी विड्थ भी जो होगी ये लगभग ट्वाइस होगी, दुगुनी होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, मतलब y1 y2 की जो भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, आप देख सकते हैं कि वो अकेली दूरी यहाँ से यहाँ हो गया और फिर यहाँ से यहाँ भी आ गया, मतलब दुगुना हो जाएगा। इसमें ये जो पूरा ब्राइट आ गया फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो पूरा सेंट्रल ब्राइट आएगा वो इधर वाले का विड्थ, यहाँ देख सकते हैं ये वाला डबल हो गया। ओके, तो वही लिखा हुआ है सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा इज ट्वाइस एज वाइड एज सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा जितना वाइड है उससे डबल वाइड आपका सेंट्रल मैक्सिमा आपका आ रहा है। अगर इसको चाहें तो ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं मैथमेटिकली, बहुत आसान है। जैसे यहाँ से यहाँ तक तो हम वाई मान लिए और ये आपका एंगल थीटा था। थीटा ऑफ कोर्स आपका छोटा होगा, छोटे से रेंज में सारा चीज हो जाता है, तो एंगल आपका स्मॉल होता है। स्मॉल एंगल के लिए सिंस थीटा इज स्मॉल, थीटा इज ऑलमोस्ट sin थीटा ऑलमोस्ट दैट इज tan थीटा, तो आप tan थीटा का फॉर्मूला यूज करिए, तो y अपॉन ये डिस्टेंस हमने जो दिया d, तो वही कैपिटल डी लिया, तो y अपॉन डी लिख सकते हैं। और इस फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पर जो sin थीटा आएगा फर्स्ट वाले के लिए लेमडा बाय ए आएगा, sin थीटा लेमडा बाय, तो साइन थीटा यहाँ पर वाई बाई डी हो गया, और यहाँ पर फिर साइन थीटा इस पाथ डिफरेंस के फॉर्मूले के हिसाब से साइन थीटा लेमडा बाई ए हो गया। अब आप 1 और 2 को इक्वेट कर दीजिए, तो वाई बाई डी इक्वल टू लेमडा बाई, तो वाई इक्वल टू लेमडा डी बाई, ओके, लेमडा डी बाई, लेमडा डी बाई ए का ये डिस्टेंस हो गया वाई। और उसी तरह से यहाँ पर निकालिएगा, तो वही ये भी आपको y2 और y1 के बीच का जो गैप आएगा वो भी आपको इस तरह से y आ जाएगा। और ये सेंट्रल विड्थ जो अब आपकी आएगी वो क्या आएगी, 2 टाइम्स y, और 2 टाइम्स y का मतलब y आप निकाल चुके हो लेमडा डी बाई, लेमडा डी बाई पुट कर दीजिए, तो 2y इक्वल टू 2 लेमडा डी बाई। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पर कभी कभी आपको, कभी कभी क्या अक्सर जो सेंट्रल फ्रिंज यहाँ पे बनता है उसका विड्थ पूछता है, विड्थ पूछेगा तो याद रखिएगा 2 लेमडा डी बाई ए। ओके, या अगर स्मॉल डी में इसको दिखाते हैं तो 2 लेमडा डी बाई डी ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से याद रखें, इंपॉर्टेंट। ओके, width of central maximum, that is 2 lambda d by a, अगर a width of the विद्यमान। ओके, ये चीज याद रखिए। तो ये सारी बातें हो गई, और इंटेंसिटी से रिलेटेड यहाँ पर जो एक फार्मूला है उसका प्रूफ तो नहीं पढ़ना है, लेकिन फार्मूला क्या है उसको जरा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, आइए बच्चे देखिए, तो जो इंटेंसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसका एक फार्मूला यहाँ पर दिया जाता है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न इंटेंसिटी इज गिवन एज I इक्वल टू आई नॉट साइन बीटा बाई टू बाई बीटा बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका प्रूफ हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसका प्रूफ, इसीलिए आप इसको डायरेक्ट अगर याद कर सकते हैं तो याद करेंगे। जहाँ बीटा बाई टू क्या है, बीटा बाई टू की वैल्यू देखिए वो दी जाती है पाई टाइम्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई लेमडा, पाई ए साइन थीटा बाई लेमडा। ये क्या हो गया, ये स्लिट विड्थ हो गई, और थीटा तो आप देख ही रहे हैं कि कौन से एंगुलर पोजीशन के लिए आप काम कर रहे हैं वो वाला हो जाएगा, और लेमडा लाइक। तो पाई ए साइन थीटा बाई लेमडा को क्या मान लिया गया, थीटा बाई टू, तो फिर यहाँ पे जो साइन के साथ आएगा अंदर में वही क्वांटिटी यहाँ भी रहती है,
उसी का स्क्वायर कर देना है और आई नॉट से मल्टीप्लाई करना है। आई नॉट क्या है? आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी अगर आई नॉट है तो उसके रिस्पेक्ट में किसी और जगह पर इंटेंसिटी क्या होगी, तो उसका आपको ये फॉर्मूला से जवाब आता है। ओके, अब इसमें अगर हम लोग बीटा बाई टू जो ये वैल्यू है पाई साइन थीटा बाई लैम्डा उसको अगर डायरेक्ट इसमें रख दें तो आपको ये इक्वेशन जो है कैसा दिखे, तो यही आपका इक्वेशन हो गया, आई बराबर आई नॉट साइन ऑफ पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा बाय पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आई नॉट इज इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, जहाँ मतलब कि ये कब आएगी, जब ये थीटा कहाँ होगा, बिल्कुल ठीक सामने, दैट इज थीटा इक्वल टू जीरो। तो जीरो पर आपको ये आएगा मैक्सिमम इंटेंसिटी। अच्छा, जीरो पर जो आएगा वो कैसे आएगा, तो देखें आप थोड़ी सी मैथमेटिक्स से लिमिट हो जाता है। तो साइन थीटा अगर जैसे कि अगर आप जीरो रखते हैं तो साइन जीरो रखिएगा तो जीरो हो जाएगा। तो बीटा बाई टू जो है दैट टेंस टू जीरो, तो कहने का मतलब हुआ कि बीटा टेंस टू जीरो, देन बीटा बाई टू टेंस टू जीरो। ओके, और जब आप इस तरह की क्वांटिटी को सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट आप देखो साइन बीटा बाई टू बाई बीटा बाई, जहाँ आपका ये बीटा बाई टू टेंस टू जीरो है तो लिमिट लगा के रखा जाता है। तो लिमिट बीटा बाई टू टेंस टू जीरो, तो ये क्वांटिटी क्या आती है, तो आपको बता दूं ये क्वांटिटी आती है वन। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ साइन कुछ भी रहेगा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, वेयर एक्स टेंस टू जीरो, मैथमेटिक्स करता है वन। क्यों वन? तो बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि x टेंस टू जीरो है, मतलब कि जीरो एक्जैक्टली नहीं है बल्कि जीरो के करीब है, जीरो के करीब होता है। तो साइन x में x इसका मतलब बहुत बहुत छोटा हो गया, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x। ओके, ये चीज होती है। तो इसीलिए जब आप यहाँ पर साइन x को ये वाला कंडीशन यूज करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, साइन x को x के बराबर रख सकते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज x, तो ऊपर वाला साइन x x में कन्वर्ट हो गया, नीचे वाला एक्स ही रहेगा, और फिर यही सॉल्व करके क्या बन जाता है वन। तो यही फार्मूला आपका चलता है लिमिट साइन एक्स बाय एक्स एक्स। यहाँ एक्स की जगह क्या है, बीटा बाई, तो बीटा बाई टू का टेंस टू जीरो है, साइन बीटा बाई टू बीटा बाई टू, ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, लिमिट वाली बात है। तो क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि जब आपका थीटा जीरो के इक्वल हुआ या जीरो को टेंस किया तो वहां पर आपका साइन बीटा बाई टू बाय बीटा बाई टू की वैल्यू हो गई वन, ये हो गया वन का स्क्वायर वन, तो आई इक्वल टू आई। ठीक है, इसलिए आई इक्वल टू आई, क्योंकि वैल्यू है वो वन हो गई, तो इसलिए सेंटर पर आपको क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम राइट मिलने वाला है आई नो। और उसके बाद फिर आप जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल पर निकालना चाहते हैं वो एंगल आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा, और करस्पॉन्डिंग बीटा बाई टू निकल के आएगा। फिर आप उसको रखिए और जरूरत पड़े तो लिमिट लगा के सॉल्व करिए, या अगर डायरेक्ट भी अगर कुछ स्टैंडर्ड एंगल के रूप में है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप, तो क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो इसको मैंने सॉल्व करके आपको आपको सिलेबस में तो पढ़ना है, और वैसे इसका जो रिजल्ट है वो आपको पिछले डायग्राम में बताया जा चुका है, ये आई नॉट है तो ये 22.5 टाइम्स कम हो जाता है, ये 52.5 टाइम्स कम हो जाता है, तो इस तरह से वो इसमें रखने से उसका रिजल्ट आते रहता है। ठीक है, बीटा बाई टू को अगर इधर मान लिया जाए, तो इधर मान लिया जाए तो इसका जो ग्राफ आपका बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब क्योंकि हमें इंटेंसिटी जीरो चाहिए, तो जीरो अगर हमको आई जीरो चाहिए तो जीरो पुट करते हैं, तो करस्पॉन्डिंग आई अगर हम उसको जीरो पुट करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या आ जाएगी, तो जो अंदर की यहाँ पर वैल्यूज है इसको जीरो होना पड़ेगा, और ये जीरो होने के लिए ये वाला जो फैक्टर है मतलब बीटा बाई टू, ये आपको होना चाहिए क्या, साइन के साथ है, सो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, क्योंकि साइन पाई भी जीरो होता है, साइन टू पाई भी जीरो होता है, साइन थ्री पाई भी जीरो होता है, साइन फोर पाई भी जीरो होता है। तो कहने का मतलब हो गया कि पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई इन सब जगह पर ये वैल्यू जो है, क्योंकि ऊपर की वैल्यू एग्जैक्टली वहाँ पर जीरो हो जाएगी, तो आपका जो है वैल्यू टोटल जीरो हो जाएगा। तो ये ऊपर का वैल्यू जीरो हो जाएगा, जैसे कि ये वैल्यू अगर पाई के बराबर हो जाए तो साइन पाई जीरो, लेकिन ये तो फिर पाई रह गया, तो जीरो अपॉन पाई डिफाइंड है, तो ये भी जीरो हो जाएगा, है ना, और उसके बाद आई इक्वल टू जीरो। लेकिन जीरो पर जीरो नहीं कर सकते, ऐसे देखिए जीरो पर अगर आप यहाँ पे जीरो करेंगे तो जीरो और डिवाइडेड बाय नीचे में भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो बाय जीरो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाता है, तो उसमें लिमिट लगानी पड़ती है, इस तरह से उसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आप बस जीरो के लिए डिफाइन नहीं कर सकते, बाकी पाई
2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई इस तरह से। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे आप लिखेंगे जो अंदर का ये एंगल होगा पाई साइन थीटा बाय लैम्डा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई मतलब पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई इस तरह से चलेगा। इसको हमने शॉर्ट में क्या लिखा एम पाई इसी को where m is 1 2 3 4 इस तरह से। कई लोग यहाँ पे माइनस भी यूज कर लेते हैं माइनस हो जाता है तो नीचे वाली तरफ ठीक है बट सिमेट्रिकल है आप ऊपर को केवल निकालो और उसी के साथ नीचे। तो अब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो गया एम पाई हो गया पाई लिख दिया पाई कैंसिल आउट हो गया तो साइन थीटा क्या बन गया एम टाइम्स लैम्डा बाई ए और यही हमारा रिजल्ट पीछे भी आया था है ना। तो ऐसी जगहों पर क्या होगा इंटेंसिटी जीरो दैट इज मिनिमम या डार्क एग्जिस्ट। तो ऐसी जगहों पर मिनिमा या डार्क हमारा एग्जिस्ट करेगा इसमें लिखा हुआ है ठीक है। तो साइन थीटा एम लैम्डा बाई ए का कंडीशन चलेगा जहाँ ए हो गया रिलेटिव एम हो गया आपका कि कौन सा मिनिमा आप देखना चाहते हो नंबर 1 2 3 4 का और लैम्डा लाइट यूज हो। अच्छा अब उसके बाद ये चीजें हो गई आपकी। अब ये देखिए तो इसीलिए जो फर्स्ट मिनिमा आपको मिलेगा वो पाई पर मिलेगा। पाई किसकी वैल्यू हो जाएगी तो बीटा बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी और बीटा बाई 2 क्या है तो पाई साइन बीटा बाई लैम्डा ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी पाई। तो दिस इज फॉर फर्स्ट मीन ठीक है। ये हो जाएगा सेकंड तो ऑन फॉर थर्ड। तो ये थर्ड मिनिमा के लिए जो इसकी पाई की वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है तो बीटा बाई 2 की। तो बीटा बाई 2 है क्या तो पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा ओके याद। और उसी तरह से नीचे भी आपका सिमेट्रिकल चलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप ये इंटेंसिटी का फार्मूला डिफ्रैक्शन के लिए आप याद रख सकते हैं और इस इंटेंसिटी में जो बीटा बाई 2 टर्म यूज हुआ है वो पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा और उसको फर्दर एनालिसिस करने पर मिनिमा के लिए आपको जो ये इक्वेशन आता है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है साइन थीटा इक्वल टू एम लेमडा बाई ए ठीक है। और जो सेंट्रल राइट का विड्थ बताए थे तो उसको याद रखना है 2 टाइम्स लेमडा कैपिटल डी बाय ए ओके ये सब चीज को याद रखना है। अब यहाँ पर आपको साइन थीटा जो है जरूरत पड़ने पर ये ऑलमोस्ट थीटा तो आपका जो भी डिस्टेंस वगैरह आएगा वाई बाई डी है ना इधर को अगर वाई तो वो सब आपको जहाँ जरूरत होगा उस हिसाब से वहाँ पर नोट करेंगे लिखेंगे। तो यहाँ तक आप अच्छे से कर लो डिफ्रैक्शन और इसके बाद जो है आपका आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बच्चों लास्ट में एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में। तो इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इक्वली स्पेस्ड पैरेलल स्लिट्स ऑफ लाइट is incident normally on a transmission grating. The direction of principal maxima is given. तो इसमें क्या होता है कि एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें बहुत सारे स्लिट्स इक्वली स्पेस्ड होते हैं और पैरेलल में रखे हुए होते हैं ठीक है। और लाइट उन पर जब इंसिडेंट होती है नॉर्मली और ट्रांसमिशन ग्रेटिंग बोलते हैं उसको कि पूरा पूरा पास हो जाता है। द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा जो उसमें बनता है उसको कुछ इस फॉर्मूले से दिया जाता है। इसी फॉर्मूले पर आपको काफी सवाल रहता है डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा जहाँ एन हो गया 1 2 3 ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा जो भी आएगा और डी हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन टू कम्युनिकेटिव स्लिट्स एंड कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट इसका नाम हो जाएगा ग्रेटिंग ठीक है। तो वही एंगल थीटा पर आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल थीटा पर आपको मैक्सिमम तो कहने का मतलब हुआ इसमें अगर हम लोग डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरह का होगा क्लोजली स्पेस स्लिट्स होंगे बहुत सारा। बेसिकली होता क्या है कि जैसे कि एक कांच का प्लेट होता है और उस पर कुछ जैसे कि कॉम है कंघी कंघी टाइप का कुछ लो और जो हार्ड मटेरियल का होना चाहिए और पकड़ के खुरच ठीक है। तो जैसे निशान बच जाएगा जैसे उंगलियों से भी अगर इसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो निशान बन जाएगा। तो उसी तरह से बहुत क्लोजली स्पेस होगा और उसे पकड़ के खुरच देते है ना। और इसी तरह का एक और आइडेंटिकल बना के दोनों को ऊपर से इसे ढक देंगे तो फिर क्या हो जाएगा वो इस तरह का पैरेलल पैरेलल स्लिट्स बन जाएगा। तो इस तरह का ही वहाँ पर अरेंजमेंट बहुत क्लोजली स्पेस ठीक है ध्यान रखें। और जब इसको नॉर्मली लाइट रे के संपर्क में लाते हैं
तो हमें जो पैटर्न प्राप्त होता है वो ढेर सारा मैक्सिमा इस तरह से ऐसे करके आना। तो यही सब है ऑर्डर ऑफ मैक्सिमास। ये जैसे कि मान के चलिए कि सेंटर पर आ गया ये वाला, है ना, ये सेंट्रल वाला हो गया, और उसके बाद फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला हो गया, इधर भी फर्स्ट सेकंड इस तरह से आपका। तो उसी तरह से है, इंटरफेरेंस पैटर्न की तरह ही होता है। फॉर्मूला आपका ये सब, ठीक है। तो उसमें डिफ्रैक्शन के आधार पर काम करता है। सेंटर वाला मैक्सिमा होता है, फिर सेकंड कमजोर कमजोर, फिर दूसरे वाले से बन गया, फिर कमजोर कमजोर, फिर तीसरे वाले से बन गया, एंड सो ऑन, इस तरह से, ठीक है। तो इसका जो ऐसे एलिमेंट्री आइडिया आपको देना है, ज़्यादा डिटेल नहीं जाना। ई साइन थीटा एन लेमडा याद रखिएगा, 1 2 3, एन की वैल्यू हो जाएगी ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। ये सब है आपके प्रिंसिपल मैक्सिमा के ऑर्डर, ठीक है, जो भी होंगे 1 2 3। अच्छा, इसके इसके बारे में एक चीज पूछता है, रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर तो थोड़ा याद रखिए। तो ये जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, इसका यूज हो जाता है वेवलेंथ को एक्यूरेटली मेजर करने में। ये बहुत बड़ी बात है, वेवलेंथ के एक्यूरेट मेजरमेंट में ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बहुत काम आता है। और अगर दो नियर वेवलेंथ के साथ आप काम कर रहे हैं, एक लेमडा वन है, दूसरा टू है, और जो नजदीक नजदीक में है, ज्यादा का डिफरेंस नहीं, तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कैन जस्ट बेयरली डिस्टिंग्विश द रिजॉल्विंग पावर। का जो हमें लिखना होगा, तो मान लो लेमडा वन है और उसके बाद कोई लेमडा टू है जिसको वो डिस्टिंग्विश कर सकता है, तो फिर उसका जो रिजॉल्विंग पावर कहलाएगा दैट विल बी लेमडा अपॉन लेमडा टू माइनस लेमडा वन। जो आप लिख सकते हैं लेमडा बाय डेल्टा लेमडा, जहाँ लेमडा क्या है, लेमडा हो जाएगा इसी का आपका एरिथमेटिक मीन, मतलब लेमडा वन प्लस लेमडा टू बाय टू, लेमडा वन प्लस लेमडा टू बाय टू हो जाएगा। और ये डेल्टा लेमडा तो ऑफकोर्स आपने क्या माना था, डिफरेंस, तो लेमडा टू माइनस लेमडा वन। तो मान के चलिए जैसे 5000 एंगस्ट्रॉम है एंड 5005 एंगस्ट्रॉम है, इसी को वो बेयरली डिस्टिंग्विश कर पाता है, डिस्टिंक्शन ग्रेटिंग से नापते हैं आपको, तो उसका जो रिजल्विंग पावर उसका होगा, वो आपका हो गया यही। ऊपर में आपको लिखना है लेमडा वन प्लस लेमडा टू बाई टू, डिवाइडेड बाई नीचे इसको क्या दे देना है, लेमडा टू माइनस, ठीक है। इस फॉर्म में इसको याद रख सकते हैं। तो जस्ट फार्मूलाज है और कुछ खास है नहीं। तो इस पर जब सवाल हम लोग बनाएंगे तो ये सब फार्मूला काम आएगा। तो आप यहाँ तक कंप्लीट करके देखिए। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है डिफ्रैक्शन पर आधारित प्रॉब्लम्स को डिस्कशन करेंगे, और भी कुछ छोटी मोटी बातें हैं तो उनको भी बताया जाएगा। तो यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।